तो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। जो आपका एग्जाम आ रहा है मई 23 के लिए, उसके लिए आईसीआई की आरटीपी आ चुकी है, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर आ चुके हैं। तो एक एक करके मैं अब इनका डिस्कशन डालना शुरू कर दूंगा। अब देखो, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है जो आपके एमसीक्यूज हैं और दूसरा जो है आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर है। देखो, वैसे तो ये सारी चीजें आपको खुद से करनी चाहिए, क्योंकि क्लास में मैंने आपको पिछले 10 अटेम्प्ट की आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर्स ये सब करवाया हूँ क्लास के अंदर, याद है आपको। और मैंने आपको बोला भी था जो रीसेंट वाला रहेगा वो आप खुद से करोगे। लेकिन इसमें आपको दिक्कत कहाँ आ जाएगी पता है? एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर आपको आंसर समझ नहीं आएगा कि कौन से वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर क्यों आ रहा है। तो उसके लिए यहां पर मैं जो आज का वीडियो बना रहा हूं, मैं आगे भी बनाऊंगा मॉक टेस्ट के लिए भी, अभी आज आरटीपी के लिए बना रहा हूं। जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए बना रहा हूं। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि उसका तो आंसर भी नीचे है, पूरा का पूरा सोल्यूशन इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो आप वहां से देखकर पता लगा सकते हो आपका आंसर क्या है और इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है। लेकिन एमसीक्यू का रीजनिंग इंस्टीट्यूट नहीं देता है, तो वो रीजनिंग मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना हो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पहले ये पूरा का पूरा आरटीपी अपने आप से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप मेरा डिस्कशन सुनने के लिए आइएगा। अगर आप अपने आप से सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाद में आके डिस्कशन सुन लो, आधे घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा आरटीपी का जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे के सारे हम लोग एड्रेस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला हूँ, कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ। मैं यहाँ पर केस सिनेरियो पढ़ने नहीं वाला हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि आप लोग पहले ये पढ़ लो अच्छे से, इसका आंसर वांसर निकाल के रख लो, उसके बाद आप आके ये वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो में आपको मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है उसका डिटेल रीजनिंग दे रहा हूं विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स at source in respect of lease of coal mine by state government of Hyderabad to Kishore and Sons and at what rate। अब सुनो जरा, अगर आप क्वेश्चन में गौर से देखोगे ना, तो यहां पर लिखा है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद ने किशोर एंड सन को कोल माइन का लीज पे दिया है, लीज पे कोल माइन दिया है। कितना करोड़ लीज लिया है? 11 करोड़ रुपए की लीज लिया है। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहां किशोर एंड सन्स है, और इसने इसको क्या दिया है? लीज पे दिया है। क्या दिया है? लीज पे। क्या दिया है? कोल माइन। और बदले में क्या ले रहा है स्टेट गवर्नमेंट? 11 करोड़ का कोल लीज चार्जेस। तो याद है इस पे टीसीएस कलेक्ट होता है 2%। याद है 11 करोड़ पे? नहीं याद है तो आपको याद दिलाता हूं मैं। कोल माइन अगर लीज पे दोगे, टोल प्लाजा अगर लीज पे दोगे, क्वेरी अगर लीज पे दोगे, पार्किंग लॉट अगर लीज पे दोगे, तो याद करो यहां पर देखो, अगर आप लीज पे किसी को माइन देते हो, क्वेरी देते हो, टोल प्लाजा देते हो, पार्किंग लॉट देते हो, तो 2% ऑफ सच अमाउंट शैल बी कलेक्टेड एज इनकम फ्रॉम व्हाट? टीसीएस। टीसीएस के तौर पे आपको 2% कलेक्ट करना पड़ेगा। याद आता है? टीसीएस और टीडीएस दो अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को मर्ज नहीं कर देना एक साथ, ठीक है। तो देख लो अच्छे से, यहां पर आपका 2% टीसीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। देयरफॉर इसका आंसर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हैदराबाद क्या है? सेलर है, और टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? हमेशा सेलर कलेक्ट करता है, ठीक है, चेक कर लो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि इज किशोर एंड सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस विथ मेसेस बीएसी। अब किशोर एंड सन क्या कर रहा है? देखो, किशोर एंड सन ने यहां से क्या? कोयले की लीज खरीद लिया। उसके बाद वो क्या करता रहेगा? माइनिंग करके कोल वोल निकालता रहेगा, ठीक है, कोल एक्सट्रैक्ट करता होगा। अब उसने लीज पे माइन लिया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना उससे, ऐसी थोड़ी टाइम पास के लिए उसमें क्या गार्डन बना के थोड़ी रहेगा वो। उसने किशोर एंड सन्स ने कोल का माइन लिया, किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट से कोल माइन लेने के बाद उसने उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से कोल निकाला, और वो किसको बेच रहा है? बीएसी को बेच रहा है, मैसेस बीएसी को। अब मैसेस बीएसई को जनरली देखो, कायदे से तो अगर आप किसी को कोल बेचते हो ना, तो उस पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। देखो, किसी को कोल बेचते हो ना, तो 1% टीसीएस कायदे से अगर बेच रहे हो तो कलेक्ट करना है आपको। लेकिन ये केस में वो नहीं कलेक्ट करेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये जिसको कोल बेच रहा है ना, वो उस कोल को पावर जनरेशन के लिए यूज कर रहा है। याद करो, अगर आप किसी को ये सारे गुड्स बेचते हो
और सामने वाला अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए यूज करता है या पावर जनरेशन के लिए यूज करता है तो आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है। याद करो, ये देखो यहां लिखा गया है, अगर सामने वाला उसका पावर जनरेशन के लिए यूज करता है, दिखता है यहां पर इस पैराग्राफ में, देखो इस सब चीजों पे मैंने एम्फेसिस डाल डाल के आपको पढ़ाया है क्लास के अंदर। ये देखो पावर जनरेशन के लिए अगर सामने वाला बंदा यूज करता है तो उस पर आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है। तो इसलिए जब किशोर एंड सन्स इसको बीएसई को कोल बेच रहे हैं तो वो लोग टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे, क्योंकि बीएसई उसको यूज कर रहा है पावर जनरेट करने के लिए। इसलिए इसका आंसर क्या है? आंसर है डी। चेक कर लो जल्दी से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। इज किशोर एंड सन्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन विद मैसेज XYZ लिमिटेड। अब किशोर एंड सन XYZ लिमिटेड को कुछ कोल बेच रहा है, कितना बेच रहा है देखो, तो XYZ लिमिटेड ने 55 लाख रुपए का कोल किशोर से खरीदा है, ठीक है। और वो क्या पर्पस के लिए खरीद रहा है? ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीद रहा है। तो उसके केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन कब मिलता? अगर ये XYZ क्या करने के लिए खरीदता, अगर ये XYZ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खरीदता, प्रोडक्शन करने के लिए खरीदता या पावर जनरेशन के लिए खरीदता तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाता। लेकिन यहां पर वो ट्रेडिंग करने के लिए खरीद रहा है। तो अब किशोर एंड सन जब XYZ को बेच रहा है तो उससे टीसीएस कलेक्ट करेगा 1%, और 1% ऑफ 55 लाख कितना होता है? 55,000 रुपीज। चेक करो यहां पर क्यों एग्जेम्पशन मिल गया, क्योंकि सामने वाला बीएसई उसका क्या कर रहा था, बीएसई उस पर्टिकुलर कोल को यूज करके बिजली बना रहा था। तो अगर सामने वाला उसको बिजली बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मत कलेक्ट करो टीसीएस। लेकिन सामने वाला अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदता है तो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। चेक करो, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदता है तो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, देख लो जल्दी से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। देखो किशोर ने क्या किया था, किशोर ने बीएसई को कोल बेचा था, बराबर। और बीएसई क्या बोल रहा था? बीएसई बोल रहा था मैं इससे पावर जनरेट करूंगा, ठीक है, राइट। तो इस केस में नो टीसीएस, एग्जेम्पशन मिल गया। लेकिन गवर्नमेंट ने याद है एक नोटिफिकेशन लाया जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर बीएसई यहां पर क्या है, किशोर यहां पर सेलर है और बीएसई यहां पर क्या है, बायर है, ठीक है। अगर कोई सेलर किसी बायर को कोल बेचता है और वो बायर बोलता है मैं उससे पावर जनरेट करूंगा या मैं उससे मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मत लो उससे टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव प्रोविजन बना के रखा है। अगर ये बायर का लास्ट ईयर का बिजनेस टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, जो है बीएसई का लास्ट ईयर का बिजनेस टर्नओवर देखो कितना है, बीएसई का लास्ट ईयर का बिजनेस टर्नओवर 11 करोड़ है, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो ये बायर को सेलर को क्रेडिट करते समय या पेमेंट करते समय विच एवर इज अर्लियर टीडीएस काटना पड़ेगा 194Q में। याद करो, एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए के ऊपर, 50 लाख रुपए के ऊपर बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा। देखो सेलर तो टीसीएस से बच गया, लेकिन बायर का अगर पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा। अरे आर यू क्लियर? ऐसा सब कुछ करवाया था मैंने आपको क्लास में, जाकर चेक करना। तो अगर यहां पर देखो सेलर क्यों टीसीएस नहीं कलेक्ट कर रहा है, फिर से सुन लो अच्छे से। सेलर इसलिए टीसीएस नहीं कलेक्ट कर रहा है, कोल बेचने के बावजूद टीसीएस नहीं कलेक्ट कर रहा है, बिकॉज बायर बोल रहा है मैं उससे पावर जनरेट करता हूं। तो सेलर को मना किया टीसीएस कलेक्ट करने, सेलर ने टीसीएस नहीं कलेक्ट किया। लेकिन अगर बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर बायर को इसको 50 लाख रुपए के ऊपर जो भी पेमेंट या क्रेडिट करेगा उस पर 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस। तो देखो बायर ने उसको कैसे कैसे पेमेंट किया है। पहले 35 लाख रुपए का पेमेंट किया है, इस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 25 लाख रुपए का पेमेंट किया है, तो 35 और 25 कितना होता है, 60 लाख। तो पूरे 25 लाख पे नहीं, सिर्फ 10 लाख पे टीडीएस काटेगा एट 0.1%। कभी काटेगा विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर डेट ये है। उसके बाद ये 80 लाख, 8 लाख पे 0.1%, 8 लाख पे 0.1% काटेगा, ठीक है। उसके बाद ये 15 लाख पे 0.1% काटेगा और फिर ये 12 लाख पे 0.1%। तो ये यहां से लेकर यहां तक वो 0.1% काटता रहेगा। तो आंसर क्या है, पहले 30 जून को काटेगा, फिर 25 अक्टूबर को काटेगा, फिर 20 जनवरी को काटेगा, विच एवर इज अर्लियर होता है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और फिर 15 फरवरी को। देखो पहले 30 जून को वो 0.1% ऑफ 10 लाख, तो देखो
30 जून को 0.1% ऑफ 10 लाख 1000 होता है। फिर 25 अक्टूबर को 0.1% ऑफ 8000। तो देखो 25 अक्टूबर को 0.1% ऑफ 8 लाख 800 रुपया होता है। उसके बाद 20 जनवरी को 15 लाख रुपए का 0.1%। तो 15 लाख रुपए का 0.1% 20 जनवरी को चेक करो 1500। और फिर 15 फरवरी को 12 लाख रुपए का 0.1%। 15 फरवरी को 12 लाख रुपए का 0.1% होता है, 1200 रुपया चेक कर लो। ये कब एप्लीकेबल है? अगर बीएससी का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, नहीं तो 194Q एप्लीकेबल ही नहीं होता है। 194Q का टीडीएस का प्रोविजन कब एप्लीकेबल होता है? जब पिछले साल का बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। अब अगला सवाल इसी का कंटिन्यूएशन है। मान लो अगर बीएससी का पिछले साल का टर्नओवर 9 करोड़ है, तो अगर ये टर्नओवर 9 करोड़ है तो किशोर को भी टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और बीएससी को भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दोनों भी टीडीएस और टीसीएस से बच गए, चेक कर लो। दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो। टीसीएस भी नहीं कलेक्ट होगा और टीडीएस भी नहीं कटेगा। टीसीएस क्यों नहीं कलेक्ट होगा? क्योंकि सामने वाला बंदा कोल काई के लिए खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ पावर जनरेशन। और टीडीएस क्यों नहीं कलेक्ट होगा? क्योंकि टीडीएस काटने के लिए बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा तो ही 194Q एप्लीकेबल है, अदरवाइज 194Q एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका केस सिनेरियो नंबर 1 खत्म हो गया, चेक कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मिस्टर विराट करके एक बंदा है, उसने एक लेट आउट प्रॉपर्टी खरीदा है और उसने प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, ठीक है। अब उसको कितना डिडक्शन मिलेगा? बहुत चिंदी है। इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा वो बताओ। पहले तो उसने 30 लाख रुपए का लोन लिया था 10%, ठीक है, 2016 में। पहले तो उसको वो 30 लाख पे 10% मिलेगा, ठीक है, पूरा 3 लाख वो मिलेगा, वो मिल जाएगा ना, जो लोन लिया था उसने घर खरीदने के लिए। उसके बाद उसने वापस से करंट ईयर में देखो लोन लिया 5 लाख रुपए का 12%, लेकिन वो जुलाई में लिया। तो जुलाई में लिया तो उसको 9 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, तो 9 महीने का इंटरेस्ट का उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। He has not repaid any amount of loan so far। कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको सेक्शन 24 में अक्रूवल बेसिस पर मिलता है या पेमेंट बेसिस, जो भी पहले करोगे अक्रूवल बेसिस पर भी मिलेगा। पेमेंट करना जरूरी नहीं है, वो म्युनिसिपल टैक्स के लिए पे करना जरूरी है, इंटरेस्ट के लिए पे करना जरूरी नहीं है, आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये जो पुराना वाला लोन है उसके ऊपर 10% पूरा मिल जाएगा और नए वाले लोन पे 12% पूरा मिल जाएगा 9 महीने के लिए, ठीक है। तो टोटल 3,45,000 और आंसर भी 3,45,000 ही है, चेक कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर ऋषभ एजेड 65 ईयर्स, ऋषभ की एज 65 ईयर्स है और रेजिडेंट है, तो इसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपया हो जाएगा, ये चीज मत भूलना। अब टोटल इनकम 4.5 करोड़ है, इसमें क्या क्या है? एलटीसीजी है 112 वाला 85 लाख और 112A वाला एलटीसीजी भी है 75 लाख और अदर इनकम 2 करोड़ 90 लाख, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ये पूरा क्वेश्चन सरचार्ज के ऊपर है, आपको चेक करना है आप कौन से केस में आते हो सरचार्ज के, यहां पर चेक करना पड़ेगा। आप केस 1 और केस 2 में तो नहीं आते हो, क्योंकि केस 1 और केस 2 तो एकदम वो 2 करोड़ के अंदर वालों के लिए। केस 3 पे आते हैं। क्या केस 3 में मैं आता हूं? वेयर द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम को निकाल कर क्या मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है? हाँ है, ये केस में आते हो आप। तो आपकी स्पेशल इनकम को निकाल दो, स्पेशल इनकम निकालो, स्पेशल इनकम निकालो, उसको निकाल के क्या आपकी अदर इनकम 2 से 5 करोड़ के बीच में है? हाँ है, तो आप केस 3 में आते हो। केस 3 में क्या होता है? आपकी जो अदर इनकम है उसके ऊपर 25% सरचार्ज लगेगा और जो स्पेशल इनकम है उस पर 15% सरचार्ज लगेगा। बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले ये चेक करो क्या आपकी अदर इनकम स्पेशल इनकम को छोड़कर क्या 2 से 5 करोड़ के बीच में आती है? हाँ आती है। तो अब जो आपकी अदर इनकम है, सुन लो, जो आपकी अदर इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स आएगा उस पर 25% सरचार्ज और जो आपकी स्पेशल इनकम है उस पर 15% सरचार्ज। तो आपको टैक्स का 2 बाइफर्गेशन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब सुनो जरा, यहां पर हम लोग टैक्स का 2 बाइफर्गेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये 85 लाख की। 112 के अंदर कितना टैक्स लगता है? 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 85 लाख पे 20%, तो ये 17 लाख रुपए का टैक्स हो गया। बराबर सुन लो अच्छे से, बात बराबर से सुन लो मेरी। ये 85 लाख पे कितना टैक्स लगेगा 112 में? इस पे 20% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर आ गया 17 लाख। अब ये 75 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? पहली बात तो 75 लाख पे लगेगा ही नहीं। 112A के अंदर 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन है, तो उसमें से पहले 1 लाख एग्जेम्प्ट कर दो।
तो बच गया 74 लाख। 74 लाख पे 10% लगेगा, तो वो आ जाता है 7,40,000। तो ये दूसरा टैक्स 7,40,000। ठीक है, अब ये दोनों आपकी स्पेशल इनकम है। इन दोनों स्पेशल इनकम पे आपको 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता है, मैक्सिमम 15% सरचार्ज। ठीक है, तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। अब बच गया आपकी अदर इनकम। अदर इनकम है आपकी 2.9 करोड़ की, उस पर आप नॉर्मल स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लगाओ। तो पहले 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगाओ, और एसएससी यहां पर 115 बीएससी फॉलो कर रहा है, ये चीज दिमाग में रखना, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो 115 बीएससी में टैक्स कैसे लगाओगे? 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10% तक 15%, 10 लाख तक 15%, फिर 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख के ऊपर 30%। याद आता है? तो यहां पर आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? 2,90,00,000 पे टैक्स, पहले 15 लाख पे टैक्स निकालो। 15 लाख पे टैक्स आता है 187,500। 15 लाख का टैक्स 187,500, और फिर बचे हुए 2,75,00,000 का टैक्स 82,50,000। चेको, उठाओ, कैलकुलेट करो। 15 लाख का टैक्स कैसे आएगा? पहले 2.5 लाख तक कुछ नहीं, अप टू 2.5 लाख नील, फिर 2.5 से 5 लाख तक 12,500, 5%। उसके बाद 5 से 7.5 लाख 25,000, 10%। ये सब किया है अपन ने, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। 7.5 लाख से 10 लाख तक 37,500, 10 से 12.5 लाख तक 50,000, 5% बढ़ते जाता है रेट। और 12.5 लाख से 15 लाख तक 62,500। ये सब का टोटल मारो, 187,500 आएगा। 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500, तो ये आ गया 187,500। अब बच गया कितना? 2,75,00,000। 2,75,00,000 का 30% निकालोगे तो 82,500 आएगा, और इन दोनों का टोटल मारोगे तो 1,05,46,875। तो मुझे 3 टैक्स मिल गए। ये टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये टैक्स 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और ये टैक्स अदर इनकम। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो है ना 7,40,000 और 17 लाख, उस पर 15% सरचार्ज मारना है, और ये जो है ना 1,05,46,000, इस पर 25% सरचार्ज मारना है। ठीक है, तो वो भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। तो इन दोनों का पहले टोटल मार लेता हूं, 17 लाख प्लस 7,40,000 कितना आता है? 24,40,000। ठीक है, ये दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल पहले मार लेता हूं। तो ये दोनों का टोटल आता है 24,40,000। उस पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता है, तो इसमें 15% सरचार्ज ऐड करूंगा तो 28,06,000 आता है। ठीक है, ये सरचार्ज, और इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर सरचार्ज कितना मारना है? मैक्सिमम 25% सरचार्ज। ये 82,50,000 प्लस 187,500 कितना आता है? ये दोनों का टोटल आता है 84,37,500। उस पर 25% सरचार्ज मारना है, तो 25% सरचार्ज मारो तो आपको आंसर आ जाएगा 105,46,875। अब ये प्लस ये ऐड करो, कितना? 105,46,875 प्लस 28,06,000, ये ऐड करो तो आपको आंसर आ जाएगा 133,52,875। अब उस पर 4% सेस मारना पड़ेगा, 4% सेस मारो तो आपको आंसर आ जाएगा 138,860,90। ये आंसर आ जाएगा, चेक करो। आंसर आना ही चाहिए, आएगा ही वो। ठीक है, अब आप खुद से करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा सोचो। एक बार फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया। ठीक है, मैं कोई और कलर की पेन ले लेता हूं। अब कलर बचा नहीं मेरे पास, ब्लू कलर। पहले 85 लाख पे 20% निकाला, 17 लाख। फिर 75 लाख में से 1 लाख निकाला, क्योंकि 1 लाख का एग्जम्पशन मिलता है। 74 लाख पे 10% 740। अब इन दोनों का टोटल मारा, 17 लाख और 740 कितना आता है? 24,40,000। उस पर मैक्सिमम 15% सरचार्ज आएगा एज पर दिस चार्ट, ये चार्ट के हिसाब से। ठीक है, ये चार्ट के हिसाब से मैक्सिमम 15% सरचार्ज ऑन स्पेशल इनकम। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया। अब अदर इनकम पे मैंने पहले 15 लाख पे टैक्स निकाला, 15 लाख पे ये टैक्स इधर आ गया ब्रेकअप 187,500।
और बचे हुए 2.75 करोड़ पे 30%, 82,50,000, और उस पर 15% सरचार्ज मारा, तो 15% सरचार्ज मारा तो 1054,8675 आता है। अब इसको और इसको टोटल मार दिया, दोनों का टोटल मार दिया, इसका और 2806 का, तो ये मेरे को मिल गया टैक्स प्लस सरचार्ज, उस पर 4% सेस मार दूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 13886,990। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये है आपका जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। 8वां एमसीक्यू, ये भी बहुत अच्छा एमसीक्यू है। पहले मैं इसको एक बार बता देता हूं इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फिर ये सोल्यूशन आपको समझाता हूं, ठीक है। आपने 2020 में एक व्हीकल खरीदी थी, 2020 में 4 लाख रुपए की, लेकिन उसको पुट टू यूज अगले साल किया, 2021 में किया। तो 2020 में व्हीकल खरीद के 2021 में पुट टू यूज करोगे तो डिडक्शन भी आपको डेप्रीसिएशन का कब मिलेगा? 21 में मिलेगा, 20 में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये 4 लाख रुपए की जो व्हीकल है, इसका डिडक्शन डेप्रीसिएशन का आपको 2021-22 में मिलेगा, 2021 में नहीं मिल सकता है क्योंकि आपने उसको 2021 में पुट टू यूज नहीं किया, उसको आपने पुट टू यूज किया 21-22 में। ऐसे ही एक और व्हीकल है बी, व्हीकल बी 3 लाख रुपए की, वो भी आपने 2021 में खरीदा था। देखो ये भी आपने 2021 में खरीदा, लेकिन इसको भी पुट टू यूज आपने अगले साल किया। तो ये 3 लाख और ये 4 लाख, टोटल 7 लाख रुपए का व्हीकल आपने खरीदा तो 2021 में है, 2021 में खरीदा, लेकिन उसको यूज अगले साल से करना शुरू किया, तो इसका आपको डेप्रीसिएशन 21-22 में ही मिलने वाला है। तो 21-22 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में आपको 7 लाख रुपए की मशीनरी दिखेगी, मशीनरी ए और मशीनरी बी। क्यों दिखेगी? पिछले साल आपने खरीदा था 3 लाख और 4 लाख का, लेकिन पिछले साल आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिला, इसलिए पिछले साल आपने जितने में खरीदा था वही अभी करंट ईयर में उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगी, ठीक है। तो ये 7 लाख रुपया उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन गई। अब आपने कुछ मशीनरी खरीदा था पिछले साल, बहुत ज्यादा बारीकी से सुनना, ठीक है। मिस्टर ए ऑन 1/4/2021 मिस्टर ए टुक अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज, ठीक है। आपने 5 लाख रुपीज का लोन लिया और उससे एक मशीनरी खरीदी, ठीक है। कब खरीदी? 31 मई 2021 एंड पुट टू यूज ऑन 30 जून 2021। तो आपने 1 अप्रैल 2021 को लोन लिया, कितना लोन लिया? 5 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। उससे एक मशीनरी खरीदी, लेकिन वो मशीनरी पुट टू यूज कब किया? 30 जून 2021, मतलब 3 महीने बाद। तो ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है ना, वो मशीनरी के कॉस्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा। याद करो, जब तक असेट पुट टू यूज नहीं होता है तब तक उसका इंटरेस्ट असेट में आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 5 लाख का 10% इंटू 3/12। जब मैं ये करूंगा तो ये आ जाएगा 12,500 रुपए, ठीक है। तो ये 12,500 रुपए आपको मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये भी मशीनरी के कॉस्ट का ही पार्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, ये मशीनरी के कॉस्ट का पार्ट है। इसीलिए देखो, परचेस किया जब मैंने मशीनरी सी, तो करंट ईयर में 5,12,500 रुपीज मैंने ऐड किया। 5,12,000 कैसे आया? 5 लाख की मशीनरी और 12,500 रुपया जो मेरा क्या है, 12,500 रुपया मेरा जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है, जब तक मैं मशीनरी को पुट टू यूज नहीं करता हूं तब तक, दैट इज 3 महीने का इंटरेस्ट, अप्रैल मई और जून का। जून में मैंने पुट टू यूज कर दिया 30 जून को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे मशीनरी में एड बैक करना पड़ेगा। ये करने के बाद मेरा करंट ईयर का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 12,12,500 आता है। अब उसमें से मैं 15% डेप्रीसिएशन लेस कर दूंगा, तो मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आफ्टर डेप्रीसिएशन 21-22 में, पहले 21-22 का कैलकुलेशन करना पड़ेगा 22-23 का निकालने के लिए। तो आफ्टर डेप्रीसिएशन ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 10,30,625। अब यही वैल्यू अगले साल की क्या बन जाएगी? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगी, ठीक है, अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। अब अगले साल देखो, आपने यहां पर गड़बड़ कर दिया है, इसने असेसी ने क्या किया? अगले साल 22-23 में गड़बड़ी चल रही है, उसने व्हीकल 5.5 लाख रुपए में बेच दिया, तो मैंने यहां से माइनस कर दिया, ठीक है। कौन सी वाली व्हीकल? व्हीकल सी 5.5 लाख रुपए में बेच दिया। अब उसने वापस से देखो, अगस्त में वही व्हीकल वापस से 6 लाख में खरीद लिया। अब आप याद करो, अगर आप अपनी व्हीकल, दैट इज व्हीकल सी, पहले सेल करते हो और फिर परचेस बैक कर लेते हो, तो याद करो उसमें एक एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल हो जाता है, एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 43(1), जो बोलता है कि अगर आप अपनी ही व्हीकल किसी को बेचकर वापस से उससे वही खरीद लोगे, तो हम आपका जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो होगा डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर कंपेयर विद परचेस प्राइस विच एवर इज लोअर।
अब आपका परचेस प्राइस तो 6 लाख है, लेकिन WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर कितना है? कैलकुलेटर उठाओ। आपकी मशीनरी सी कितने की थी? 5,12,500 रुपए की थी। अब उसने उस पे आपने लास्ट ईयर 21-22 में 15% का डेप्रीसिएशन क्लेम किया, तो 15% का डेप्रीसिएशन निकालने के बाद जो WDV आती है ना, वो आती है 4,35,625। किस पे? इस वाली मशीनरी पे। तो WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर 4,35,625 और परचेस प्राइस है 6 लाख। विच एवर इज लोअर, उतना आपको परचेस प्राइस एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। इसलिए देखो यहां पर जब मैं वापस से पहले बेच दिया, सुन लो अच्छे से, पहले बोर्ड पे देखो, बेच दिया, फिर वापस जब परचेस किया ना, तो 6 लाख नहीं ले सकते हो। 6 लाख को आपको WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर से कंपेयर करना है, विच एवर इज लोअर। तो आंसर आता है 435,625। तो अब आप इस सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 916,250। उसका 15% डेप्रीसिएशन आपको 22-23 में मिल जाएगा। दैट विल कम टू 137,438 और वही करेक्ट आंसर है। आप चेक कर लेना इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक है। ये ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है, ये मेरा तो है नहीं ऑब्वियसली। तो ये है आपका क्या, आपके आरटीपी के जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे मैंने आपको उसके रीजनिंग के साथ बता दिए, ठीक है। अब आगे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आप अपने एंड पे देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको देखना है तो देख लो, 4-5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाला है, उसका सोल्यूशन भी है पीछे, वो आप अपने हिसाब से कर रहे हो। क्लास में हमने बहुत सारे आरटीपीज वैसे ही सॉल्व किए, पास्ट अटेम्प्ट के, करंट अटेम्प्ट का आप सॉल्व ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं रुक जाता हूं। अगले लेक्चर में वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट द मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 एंड जब सीरीज 2 आ जाएगा तो सीरीज 2 का भी आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।